हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ मैं बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ, जिससे आपको आसानी से इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। घटना शुरू होती है 14 जुलाई 1789 की क्रांति से। 14 जुलाई 1789 से शुरू होती है। ये क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति को नाम दिया गया फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है जी, यानी फ्रांस की क्रांति का नाम दिया गया। यही सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी जिसने दुनिया के सामने राष्ट्रवाद का मतलब रखा। अब ये क्रांति क्यों हुई, यानी इस क्रांति के होने का रीजन क्या था कि बेटा फ्रांस जो था, फ्रांस में सम्राट था, कहानी की तरह समझते थोड़ा सा पहले, लुई 16। इसने क्या था, इतना टैक्स बढ़ाया कर्ज की वजह से कि वहां की जनता परेशान थी। लेकिन जनता पूरी परेशान नहीं थी। उसका रीजन है, वहां 3 वर्ग थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें राजा से संबंधित लोग थे, नो, यानी नो का मतलब यहां पर ये मत समझिएगा, मैं आपको बता देता हूं, यानी नो टैक्स, यानी राजा को से संबंधित जो प्रथम वर्ग था, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। यहाँ पर चर्च से संबंधित और कुछ व्यापारी वर्ग यानी कुलीन वर्ग, पैसे वाले लोग थे, इनके लिए भी नो टैक्स था, यानी इनके लिए भी नो टैक्स की नीति थी, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तृतीय वर्ग के मजदूर वर्ग, गरीब लोग थे, इन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। अब इसकी वजह से इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, यानी पूरी तरह से आर्थिक शोषण किसके द्वारा किया जा रहा था, लुई 16 के द्वारा किया जा रहा था। अब जब फ्रांस में, यानी जब अगर हम देखें फ्रांस में राजा का शासन है, तो राजा के शासन को क्या कहा जाता है, राजतंत्र। और ये लुई 16 था, वो बिल्कुल निरंकुश राजा था। कैसा राजा था बेटा, निरंकुश, यानी किसी की नहीं सुनता था, मनमानी करता था, यानी ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश ना हो, वो कैसा कहलाता है, निरंकुश। तो राजतंत्र था। इस राजतंत्र को हटाने के लिए लोगों ने पहल की और आगे जाकर ये किस में चेंज हो गया, लोकतंत्र में। चेंज कैसे हुआ, यानी राजतंत्र को हटाया गया। कैसे हटा, लुई 16 को गद्दी से हटा दिया गया, फांसी दे दी गई और लोकतंत्र स्थापित हो गया। इस घटना के बीच में एक घटना और होती है, वह 1799 की, ध्यान रखिएगा। इस समय नेपोलियन, ये एक विशेष कैरेक्टर है, नेपोलियन का आगमन हुआ था, कहां पर, फ्रांस में। अब फ्रांस में आगमन हुआ, इसने कुछ सामाजिक सुधार किए, उन सामाजिक सुधारों के बारे में हम समझेंगे। चलिए, तो ये हमारी बेसिक नॉलेज थी, दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देते हैं। 14 जुलाई 1789 ये फ्रांस की क्रांति थी। क्रांति क्यों हुई, क्योंकि वहां का जो सम्राट था लुई 16, उसने इतना टैक्स लगा रखा था कि लोग वहां से परेशान थे। लेकिन सभी नहीं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तृतीय स्टेट के लोग टैक्स देते थे। इनको टैक्स के साथ साथ विशेष अधिकार भी थे, ठीक है ना। इनके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना ही बता सकते हैं कि जिससे आपका चैप्टर आसानी से समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा फिर 9th और 10th का मिक्स हो जाएगा। वैसे तो एक दूसरे को कनेक्ट करके चल रहे हैं। फ्रांस में लुई 16 का शासन था, निरंकुश शासक था। 1799 में नेपोलियन का आगमन हुआ, इसने एक संहिता बनाई जिसे 1804 नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, चित्रकार, जिसका नाम फ्रेडरिक सॉरियो था, उसने एक अपनी कल्पनाओं का संसार रचा। वैसे 4 चित्रों की श्रृंखला थी, जिसमें से एक चित्र आपके सामने अभी आएगा। इसने सपनों का संसार रचा, जिसमें इसने ये स्पष्ट किया कि लोग राजतंत्र को त्याग करके या राजतंत्र को कुचल करके किसकी ओर बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र की ओर। तो देखिए, ये वो संसार था जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में क्या है, मशाल,
इसमें अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी लोगों के लिए, जो लोकतंत्र वाले उनके लिए कानून कैसे बनेगा, क्या है, वो सारे घोषणाएं थी। समानता का अधिकार, यानी सभी को अपनी स्पष्ट स्वतंत्रता का अधिकार। नीचे का जो आपको ढेर दिखाई दे रहा है, ये अवशेष है, यानी ये राजतंत्र के समय के अवशेष हैं, जो कुचले हुए जनता के पैरों के नीचे है। ये वो अलग अलग राष्ट्रों के व्यक्ति हैं, यानी शोषित जनता है, जो आपको बहुत लंबी कतार दिखाई दे रही है। ये लोग अपना झंडा लिए हुए स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी राजतंत्र को खत्म करके किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र की ओर। ऊपर जीसस क्राइस्ट या जो उनके देवता है वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये कल्पना रूपी जो संसार था, इसे यूटोपिया कहा जाता है, जो फेडरिक सौर्य द्वारा 1848 में चित्र बनाया गया। 4 चित्रों की श्रृंखला में से पहला चित्र आपकी 10th की बुक में, एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर ही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, यानी 18वीं सदी में आज जैसे दिखाई देता है नक्शा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसा आज आप नक्शा देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट का है यूरोप का, ठीक है। आज आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट का है, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, सबकी बॉर्डर की सीमा है, यानी आज ये राष्ट्र हैं। पहले राष्ट्र नहीं थे, ये रियासी इलाके थे, रियासती इलाके थे, यानी एम्पायर। यानी एम्पायर शब्द आप देख पा रहे हो, एम्पायर शब्द दर्शा रहा है जर्मन एम्पायर, ऑटो हंगरियन एम्पायर। ये एम्पायर शब्द दर्शा रहा है कि ये क्या थे, राजा के अधिकृत क्षेत्र थे, यानी इन पर राजा का शासन था। समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ पर देखिए ऑटोमन एम्पायर, यानी इस पर ऑटोमन साम्राज्य था, यहाँ पर जर्मन साम्राज्य था, यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य था, या ऑस्ट्रो हंगरिया भी लिखा हुआ आपकी किताब में। तो ये पहले क्या थे, देश नहीं थे, बल्कि राजाओं के अधीन क्षेत्र थे। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता यानी शासन, यानी जो शासन है वो राजा के हाथों से छीनकर किसके हाथों में दे दिया, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में दे दिया। और फ्रांस पर पहले किसका राज्य था, एक निरंकुश राजा का राज्य था, जो था बेटा अभी बताया था मैंने आपको, लुई 16। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये भी बताया था मैंने 1799 में, थोड़ा सा रिवाइज बताता हूँ। 1799 में फ्रांस में पहुंचा था और 1804 में एक संहिता लागू की, यानी 1804 में नेपोलियन की संहिता जिसे कहा जाता है। ये नेपोलियन ने कुछ नियम बनाए। पहला था बेटा, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। मैं इसको वैसे समझा देता हूँ कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि योग्यता को बढ़ावा दिया। और न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, यानी कानून के सामने सभी बराबर होंगे, अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं है। और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित रखा, यानी जिसकी संपत्ति है वो उसी को मिलेगी। ऐसा नहीं किसी के पास संपत्ति ज्यादा होती थी तो राजा अधिकार कर लेता था, जमींदार किसानों की जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। 3 के अलावा चौथा है कि नाप तोल की प्रणाली को समान कर दिया। नाप तोल प्रणाली जो थी वो समान। इसको समझा देता हूँ कि जो व्यापारी वर्ग था वो जब अपना माल बेचने जाता था तो उसे कई नाकों से गुजरना पड़ता था, कई टोल नाकों से गुजरना पड़ता था, बार बार टैक्स देना पड़ता था। उसके अलावा उसे नाप तोल अलग था, किसी क्षेत्र में अलग, किसी दूसरे क्षेत्र में अलग। जैसे 1 किलो का किसी जगह 800 ग्राम, किसी का 900 ग्राम। मुद्रा जो थी वो उस समय क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई थी, ऐसा कह सकते हैं 33 मुद्राएं थी, 33 मुद्राओं का चलन था। यानी हर व्यापारी को हर क्षेत्र में जाकर के अपनी मुद्रा को एक्सचेंज करना पड़ता था, बदलना पड़ता था व्यापार के लिए। लेकिन इसने मुद्रा की जो चलन था वो मुद्रा का चलन 2 में स्थापित कर दिया, यानी 2 मुद्रा चलन कर दिया। यानी मुद्रा जो, देखिए दोबारा से बता देते हैं, थोड़ा इश्यू बन गया था। चौथा, नाप तोल प्रणाली 1 कर दी, ठीक है बेटा। 5वां था कि 33 में से 2 मुद्रा चलन में कर दी, जिससे लोगों को एक्सचेंज नहीं करना पड़ता था। 6वां था किसानों को जमींदारों से मुक्ति दिला दी। जो जमीन, किसानों को मुक्ति किससे, जमींदारों से, क्योंकि जमींदारों अपनी क्या करते थे, किसानों की जमीन को हड़प लेते थे और उन पर
कब्जा करके उनसे खेती करवाते थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्रांतिकारी फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा ये लाइन, कि वहां के लोगों ने पहला राजनीतिक प्रयोग किया, यानी राजनीति में उतरने का जो कदम उठाया वो किसके द्वारा उठाया, वोट के द्वारा। यानी सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले वोट की नीति कहाँ पर शुरू हुई थी, वोट देने का चलन कहाँ से शुरू हुआ सरकार बनाने के लिए, वो फ्रांस में शुरू हुआ। इसमें क्या था बेटा, उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी, यानी पैसे वाले लोगों को भी वोट देने का अधिकार था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरुषों और स्त्रियों को ये अधिकार नहीं थे। लेकिन एक स्थिति आई थी, मैंने आपको अभी समझाया था, जैकोबिन क्लब के नाम से क्लब बना था। तो जैकोबिन शासक जो थे, यानी जैकोबिन क्लब बनाया गया, आपको याद हो, जिसके अध्यक्ष थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांसीसी क्रांति में, जिनमें युवाओं यानी युवाओं का एक ये संगठन होता था जिसे नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। इसके अध्यक्ष थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई पैसे वालों को नहीं, ऐसा करो सभी जो जवान लोग हैं, सभी जो जवान लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दो। दोबारा समझिए कि वैसे केवल पैसे वालों को वोट देने का अधिकार था, वो भी जवानों को, जो जवान पुरुष थे, औरतों को और गरीबों को नहीं था। लेकिन जैकोबिन शासकों ने क्या कहा कि भाई नहीं नहीं, पैसे से मतलब नहीं है, जो वयस्क हो उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए पुरुष को, लेकिन महिलाओं को तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया गया, उन्हें किसके अधीन कर दिया गया, चार दीवारी के अंदर पतियों के अधीन, यानी ये केवल घर गृहस्थी के लिए उन्हें माना गया। अब आगे चलते हैं, आगे सुनिए बेटा, आगे क्या हुआ कि अगर हम आपको इतना समझाने के बाद देखिए कि एक घटना हुई 1815 में। यहाँ पर एक घटना, इसको हम दो घटना ले लेते हैं। एक बेटा वियना कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी वियना कांग्रेस का स्थापना हुई। एक बेटा वाटरलू की लड़ाई। इस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, किससे आ रहा था, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चाहते थे राजतंत्र बना रहे, लोकतंत्र नहीं आना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, वियना कांग्रेस क्या है कि वियना कांग्रेस यानी वियना में लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, वियना में लोग इकट्ठा हुए किस लिए, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने को, यानी एक पैक्ट बनाने को लोग इकट्ठा हुए यूरोप के वियना शहर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ध्यान रखिएगा, 1815 वाटरलू की लड़ाई, 1815 वियना कांग्रेस, और 1815 में नेपोलियन हारा था, प्रसा, ब्रिटेन, रूस और यूरोपीय शक्तियों जैसे। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अब सुनिए 1871 में क्या हुआ, वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया, राजा विलियम प्रथम को। अब 1861 में क्या हुआ सुनिए, 1861 में इमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। दोबारा बताते हैं, 1815 दो चीजें बताई, वाटरलू की लड़ाई और वियना कांग्रेस। 1861 ले लेते हैं पहले, इमेनुअल द्वितीय को राजा बनाया गया, कहाँ का, इटली का। और 1871 में जर्मनी का राजा बनाया गया, किसको, विलियम प्रथम को। ठीक है बेटा, इतना सब होने के बावजूद भी अब क्या हुआ, वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला, महिलाओं को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने क्या भूमिका अपनाई कि औरतों ने राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे यूरोपीय राज्यों में, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, उनमें भाग लेना शुरू कर दिया। और भाग लेने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, अपने अखबार छापना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने साथ की महिलाओं को अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। और अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए, और साथ साथ जो प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनमें भाग लेना शुरू कर दिया। किस लिए, जिससे कि उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाए, वो भी सरकार में अपनी भागीदारी निभा सके। लेकिन फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला, यानी इतना सक्रिय होने के बावजूद भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। अब इसके आगे देखिए बेटा, हम आपको कल बताएंगे, उसका रीजन है क्योंकि ये जो पीछे का जो पूरा सेट जो बताया है मैंने आपको, ये एज ए स्टोरी बताया है, इसको आपको रिवाइज करना होगा, तभी आपको मैं महत्वपूर्ण शब्द बता पाऊंगा,
जिससे आपको समझा सकूं, क्योंकि इसके आगे का जो मैटर होगा वो सारा पीछे से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए। आशा करता हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।